मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने CTET की तैयारी करेंगे, यानी कि CTET पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं हम। और CTET पेपर 2 में किसकी तैयारी कर रहे हैं? SST की, यानी कि SST की तैयारी कर रहे हैं। और SST में हम क्या देख रहे हैं? NCERT, जिसमें हमने क्लास 6 क्या सारी NCERT देख ली, हिस्ट्री, पॉलिटिकल और जोग्राफ़ी की। 7th में हिस्ट्री, पॉलिटिकल और जोग्राफ़ी की देख लिए। आज हम देखेंगे 8th क्लास की हिस्ट्री की NCERT की समरी। और ये आपके क्या कितने नंबर के आते हैं? 30 नंबर का आता है, यानी 30 नंबर की थ्योरी प्लस 30 नंबर की पेडागोजी, जो कि आपके 60 नंबर को दिलाने का काम करती है। तो चलिए हम करते हैं आज हिस्ट्री की तैयारी, यानी कि हिस्ट्री में हम समरी देखते हैं NCERT की, क्योंकि समरी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज देखते हैं इसमें कितने चैप्टर दिए गए हैं। इसमें शायद 9 या 10 इसमें भी चैप्टर दिए गए होंगे। तो इसमें 10 चैप्टर दिए गए हैं, तो हम देखते हैं 10 के चैप्टर में आपके एग्ज़ाम में कितने चैप्टर, यानी कौन कौन सी चीज़ हर चैप्टर में इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहला देखते हैं चैप्टर कैसे, कब, कहाँ। और इसमें आपको बताया गया है जो तारीख और उनके बारे में जो आपने 6th क्लास की फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, उसी के से रिलेटेड जो चैप्टर आएगा उससे थोड़े बहुत आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें, तो पहला नक्शा आता है जेम्स रेले द्वारा तैयार किया गया पहला नक्शा 1782 में रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे के तैयार करने का काम सौंपा था। तो ये पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। लिप्टन चाय, यानी कि आपसे पूछा जा सकता है लिप्टन चाय जो है कब आई थी, तो यानी कि 1922 में। ठीक है, 1922 में आई थी लिप्टन चाय। आगे देखते हैं। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखा है उसे गवर्नर जनरल के शासन के महत्वपूर्ण माना है, और इतिहास में प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के शासन से शुरू होता है तथा और आखिरी वायसराय कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन पर ख़त्म होता है। और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ठीक है, हिस्ट्री के तौर पर। चलिए आगे देखते हैं। आगे आता है हम 1817 में स्कॉटलैंड में अर्थशास्त्री और राजनीतिक दर्शन, यानी कि दार्शनिक जो है जेम्स मिल ने 3 विशाल खंड में क्या करा? एक तरह से ब्रिटिश यानी कि हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी कि ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी, जिस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास में हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश 3 खंडों में बांटा। और ये कहानी हमने कहाँ पढ़ी थी? 7th क्लास की किताब में। ये आपको पता होगा, 7th क्लास की हिस्ट्री की किताब में पढ़ा था, जो 3 भागों में बांटा गया है, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं इम्पोर्टेंट क्या है। आगे देखते हैं। जब एक देश से दूसरे देश के, ये इतना इम्पोर्टेंट है, छोड़ दीजिए, इसे छोड़ दीजिए। औपनिवेशिक काल, वैसे औपनिवेशिक काल की डेफिनेशन आ सकती है कि औपनिवेशिक काल होता, यानी कि औपनिवेशिक जो होता है, कारक क्या होता है, औपनिवेशिक काल जो क्या होता है, ये पूछा जा सकता है। औपनिवेशिक है क्या, यानी कि औपनिवेशिक में इम्पोर्टेंट क्या है? जितने भी रीति रिवाज, मान्यता, ये सब चीज़ें हैं, इनको एक तरह से बदलाव करा जाता है, नई, यानी कि परिवर्तनशील जो होता है, उसे औपनिवेशिक काल में रखा गया है। फिर आगे देखते हैं। चलिए आपसे एक जो इस बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये बिल्डिंग है कहाँ की? कोई बता सकता है? देखिए, भारत के राष्ट्रपति जो एक तरह से राष्ट्रपति भवन का जो शासक है, जो राष्ट्रपति भवन है और जो पार्लियामेंट है, और जो भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में ये जो बताया गया है। ठीक है, जब नए दिल्ली के निर्माण, यानी कि दिल्ली का निर्माण और राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों को वायसराय के निवास के नज़दीक बनाया गया, इससे पता चलता है कि अंग्रेजों की सोच थी कि स्थापना कितनी भारी महत्व है। ठीक है, फिर आता है, अगर इस पॉइंट को लेके चलें, अंग्रेज, देखिए अंग्रेज जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट थे उनको संभाल कर रखते थे, जैसे कि एक तरह से बिल्कुल संजो कर रखते थे। जैसे तहसील में क्या इंपॉर्टेंट होता है? आपके जो डॉक्यूमेंट है वो इम्पोर्टेंट है, जैसे कचहरी, ये सब चीज़ें। और आपके जितने भी जगह, जैसे आप यहाँ मान लें XYZ जगह पर रह रहे हो, तो आपके जो जगह के जो आपके नाम पे या आपके पिता के नाम पर है, उसके दस्तावेज कहाँ पर रखें? तहसील में। तो वो कहाँ रखें? सुरक्षित। तो ऐसी वही ट्रेंड जो आया, तो वो आया है कहाँ से? अंग्रेज़ों से। ठीक है, फिर आता है मुंबई
कराची और विशाखापट्टनम, ये इसके बारे में बताया गया, इसे छोड़ दीजिए। और एक चीज़ याद रखना, आज भी हम अंग्रेज़ों के कानून पे ही चल रहे हैं। कोई ये कह दे कि इंडिया स्वतंत्र हो गया, देखो इंडिया स्वतंत्र भले ही हो गया कागज़ों में, पर आज भी इंडिया स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि इंडिया के जो कानून है वो कोई भी कानून इंडिया के नहीं है, वो सारे के सारे अंग्रेज़ों के कानून चल रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सरफे के पौधे यानी 1970 के दशक में थे, ये वाला आपको मैक्सिमम पूछा जा सकता है, देखिए। हाँ, एक चीज़ और, जो 19 यानी कि आपने नील की खेती के बारे में सुना होगा, नील की खेती। तो नील की खेती का जो कॉन्सेप्ट है वो अभी आगे बता दूंगा। 19वीं शताब्दी के शुरुआत तक पूरे देश में नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए गए और गाँव के राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षण को धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता व मिलने लगी और पेड़ पौधों के जीव जंतु और इत्यादि का इस्तेमाल किया जाने, फसलों का इस्तेमाल किया जाएगा। आगे देखते हैं, आगे क्या इंपॉर्टेंट है। ये 1857 का रिवॉल्ट, यानी 1857 का रिवॉल्ट पहुंचा जाता है। तो 1857 का जो सैनिक विद्रोह और एक तरह से सबसे बड़ा विद्रोह था वो 1857 का विद्रोह था, तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा चैप्टर क्या कह रहा है, व्यापार से साम्राज्य यानी साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित करना। और ये जो इमेज आपको दिख रही है, ये इमेज आपको ये दिखाती है कि एक जो पावरफुल किंगडम था, यानी कि पावरफुल किंगडम कौन था, मुग़ल एम्पायर, और उसका जो दिशा हुई थी ये हुई थी। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि शेर को सवा शेर कभी ना कभी मिल ही जाता है। ठीक है, तो क्या करा अंग्रेज़ों ने उसे, यानी जो आखिरी शासक था बहादुर शाह जफ़र का जो शासक था, मतलब बहादुर शाह जफ़र था, उसके बेटे को मरवा दिया और उसे क्या कर दिया, रंगून जेल में भेज दिया था और वहाँ पर वो मर गया था। बहादुर शाह मुग़ल बादशाह में औरंगजेब आखिरी शासक बादशाह था। उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से को नियंत्रण स्थापित किया और 1707 में उसकी मृत्यु के बाद क्या हुआ, सारा मुग़ल जो सूबेदार था और बड़े बड़ी जिम्मेदारी थी एक तरह से इधर उधर हो गई। फिर आता है जो मुग़ल बादशाह, ये तो आपको समझ में आ गया। इसकी बाद फिर आखिरी शासक जो था वो माना जाता है बहादुर शाह जफ़र, याद रखना। देखो इसमें भी कहीं लिखा होगा, औरंगजेब के बाद मुग़ल बादशाह इतना ताकतवर नहीं रहे, लेकिन एक प्रतीक के रूप में एक मुग़ल बादशाह महत्व बन गया था। जबकि 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हो गया। तो विद्रोही ने मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र को अपना नेता मान लिया और वही आखिरी शासक के रूप में माना जाता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। आगे देखते हैं, आगे है पूर्व से ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। तो ये आपसे इसमें यही पूछा जाता है कि कब आई थी, तो यानी कि 1600 में आई थी। यानी कि सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी लंदन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम चार्टर अथवा इजाज़तनामा लेकर आई थी। और उस टाइम पर शासक कौन था, अगर आपसे पूछा जाए कि उस टाइम पर शासक कौन था, यानी कि ये जो एक तरह से पत्र लेकर आए थे, वो लेकर आए थे अकबर के टाइम पे। यानी अकबर, इन्हें पता था कि अकबर है उस टाइम पे, पर अकबर मर गया था उसके बेटे के नाम पर, यानी कि उसके बेटे के लिए फिर उसके बेटे को पत्र दिया गया था। ये याद करना, हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट है। फिर आता है एक इम्पोर्टेंट जो वाणिज्य क्या, एक व्यावसायिक उद्यम जिसमें चीज़ों के सस्ती कीमत पर खरीदना और ज़्यादा कीमत पर बेचा जाता है, वो होता है व्यापार। वही व्यापार की श्रेणी में आता है। फिर आता है पुर्तगालियों की खोज यात्रा के वास्को दा गामा ने 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचा और समुद्री मार्ग का पता लगाया। 17वीं शताब्दी शुरू होते थे डच हिंद महासागर पर की संभावना एक तरह से तलाशने लगे और इसके फ्रांसीसी कंपनी सामान आ गए। देखिए इम्पोर्टेंट एक तो ये चीज़ है, इसमें से सिर्फ और सिर्फ ये वाला सन पूछा जाता है और एक इसमें से ये वाला सन पूछा जाता है। दूसरा पूछा जाता है आपसे कि कौन किसके लिए लेकर आया था, अकबर के नाम पर लेकर आया था, पर अकबर मर गया था उस टाइम पे। फिर आता है यूरोप के जो लोग थे वो क्या लेके जाते थे, किसका व्यापार करते थे, काली मिर्ची ये सब चीज़ें को महंगी दामों पर बेचते थे। ठीक है, फिर आता है ईस्ट इंडिया कंपनी जो बंगाल के व्यापार से शुरू हुआ था। तो बंगाल के व्यापार में जो इन्होंने कोठियाँ लगाई थी, यानी कि एक तरह से कोठियों को, देखो कोठियों का मतलब होता है फैक्ट्री। देखिए फैक्ट्री लिखा होगा यहाँ कहीं, हाँ ये लिखा हुआ। पहले
इंग्लैंड फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। कंपनी के व्यापारियों ने अपने काम चलाने के लिए व्यापारियों को उस ज़मीन में फैक्ट्री कहा जाता था। इस फैक्ट्री को वेयर हाउस तथा इस निर्माण में चीज़ें होती थी। और इसमें सिर्फ ये पूछा जाता है आपसे, ठीक है। ये हुगली नदी याद कर लेना। हुगली नदी एक तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका हुगली नदी का डायग्राम दिखाया गया है। देखिए इन्होंने फैक्ट्री, और इसमें ब्लैक टाउन वाइट टाउन होते थे। जो वाइट टाउन वाले थे वो राज करते थे, और जो ब्लैक टाउन वाले थे वो यहाँ पर काम करते थे। और वही भाई दिशा तो पुरानी जो चीज़ें हैं वो आज भी एक तरह से मान के चलो चल रही हैं और चलती आएगी। यानी कि कानून जो हमारे इंडिया के हों इस तरह के है ही नहीं, यानी अंग्रेज़ों वाले कानून हैं। फरमान क्या है? एक शाही आदेश, यानी फरमान आपको 1696 तक कंपनी ने आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया था। 2 साल बाद उन्हें मुग़ल अफसरों ने रिश्वत देकर 3 गाँवों को यानी कि एक तरह से जमींदार की जो चीज़ें थी वो ख़रीद ली थी और किला बंद तरीके से कर लिया था। कोलकाता की बात यानी जो कलकत्ता वाली बात थी, पहले कोलकाता का नाम कैसे कालीकता के नाम से जाना जाता था, इसका कोलकाता। फिर कंपनी ने मुग़ल साम्राज्य औरंगजेब को इस बात के लिए तैयार कर दिया और कंपनी ने को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने के लिए फरमान दिया, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। औरंगजेब की कहानी है। औरंगजेब कौन था बताओ? आपसे कोई पूछे जिंदा यानी कि जिंदा पीर के नाम से कौन जाना जाता है, तो आपको वो भी पता होना चाहिए। प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध 1769 के अलीवर्दन खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने और कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था। और सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसे कठपुतली नवाब चाहती थी, यानी कि कठपुतली नवाब चाहती थी जो उनके इशारों पर चलता है। और कठपुतली आपको पता है एक पपेट शो के रूप में माना जाता है। 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी के सैनिक का नेतृत्व किया और नवाब सिराजुद्दौला को हराकर एक बड़ा कारण यानी सेनापति में से एक सेनापति मीर जाफर जो था उसे एक तरह से क्या कर दिया, यानी कारागुजारा। मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध को में हिस्सा नहीं लिया था। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर अपने साथ मिला लिया कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को नवाब बना देंगे। वही गद्दारी वाला काम। देखो आज आपको बुरा लगे या भला लगे, जो इंडिया को आज इस स्टेज में लाने वाला, यानी कि देखो डेवलप कर रही है इंडिया, ठीक है। इंडिया डेवलप कर रही है, बहुत डेवलप कर रही है, पर जो कानून वाली व्यवस्था है और जो पुराने टाइम पर इंडिया को जो आज हम इंडिया इतनी सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहा है, पर सुपर पावर इससे एक्स्ट्रा बन सकता था। क्यों नहीं बन पाया? इसी कारण, क्योंकि जो गद्दार थे ना, गद्दार जिसे गद्दार कहते हैं, अगर जब आप हिस्ट्री डीपली पढ़ोगे तो समझ जाओगे कि जो गद्दारी करी है वो इसने ब्रिटिश लोगों ने नहीं करी, यानी अंग्रेज़ों ने नहीं करी। क्यों? अंग्रेज़ों ने क्या करा? अंग्रेज़ों ने कहा कि ये लो पैसा और जाके अपने लोगों को मार दो। तो क्या करा? जो अपने ही लोग थे उन्होंने अपने लोगों को मार दिया। तो क्या हुआ? गद्दारी क्या। अब जैसे आपने लेटेस्टली फिल्म आई है RRR आई थी, चलो आज आपको वही बताता हूँ। RRR में जो हीरो होता है, जो पुलिस वाला बना रहता है, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, तो वो कौन होता है? इंडियन होता है कि नहीं? इंडियन होता है। और वो क्या करता है? जो जूनियर NTR को मारता है। क्यों मारता है? क्योंकि वो उनके खिलाफ रहता है, अंग्रेज़ों के खिलाफ रहता है कि नहीं रहता? और पहले जो लोग थे अंग्रेज़, जो क्या करते थे, जो मरने की जो सिचुएशन थी वहाँ पर अंग्रेज़ों की जगह हिंदुस्तानियों को खड़ा करते। जैसे यहाँ पर लड़ाई हो गई तो पहले उसमें होते थे हिंदुस्तानी, फिर होते थे अंग्रेज़, ठीक है। सैनिकों में भी, यानी कि जो लोअर क्लास के सैनिक हैं, अंग्रेज़ है वो, तो वो पहले सुरक्षित रहेगा और मरेगा कौन? हिंदुस्तानी। पर हिंदुस्तानियों को तो पैसे का लालच था। चलिए आगे चलते हैं। बक्सर का युद्ध क्या हुआ? बक्सर का युद्ध 1767 में 1765 में जब मीर कासिम की मृत्यु हो गई, ये आपको पता नहीं चाहिए। आखिरकार जब 1765 में मुग़ल सम्राट ने कंपनी को बंगाल के प्रांतों के
दायित्व में नियुक्त कर दिया। ठीक है, ये सब छोटे छोटे पॉइंट हैं, आपको इम्पोर्टेंट है। फिर देखते हैं प्लासी के युद्ध में बंगाल के जो नवाब थे उनकी बात बताई गई है। तो प्लासी के युद्ध में देखो, बक्सर का युद्ध, इसमें सिर्फ और सिर्फ डेट पूछी जाती है, तो आपसे यही याद कर लेना। और इस बुक में क्या बताया गया, एक डेट बताई हुई, रुक जाओ मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ, पर उसके लिए आपको जाना पड़ेगा। चलिए तो आपको दिखाते हैं, ये है पेज नंबर, ये हम आ गए लास्ट में। इसमें इस बुक में नहीं, इस बुक में नहीं दिखाई गई। हम कौन से चैप्टर पे थे, हम थे सेकंड चैप्टर पे। फर्स्ट चैप्टर ये रहा, सेकंड चैप्टर पर हम प्लासी का युद्ध, कठपुतली हमने पढ़ लिया था। देखिए रिचर्ड के बारे में बताया, गवर्नर जनरल थे 1769 से 1805 तक, यानी कि 1805 तक। फिर आता है, आगे देखते हैं, टीपू सुल्तान शेर मैसूर, ये इंपॉर्टेंट है, शेर मैसूर की उपाधि से। हैदर अली यानी कि शासक काल इतने से इतने में विख्यात पुरुष टीपू सुल्तान थे, यानी कि ये पूछा जाता है। टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में बड़े यानी कि पढ़ने वाले बंदरगाहों जो थे चंदन की यानी कि तरह चंदन की लकड़ी और काली मिर्ची और इलायची का निर्माण रोक दिया था, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें सिर्फ और सिर्फ ये पूछा जाता है, एक तो ये वाला पूछा जाता है और एक ये पूछा जाता है। ठीक है, और कोई इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें। कंपनी की जो फौजदारी के जो हैदर अली और टीपू सुल्तान ने क्या करा, युद्ध में हरा दिया था, लेकिन 1719 में मराठा और हैदराबाद और निज़ाम कंपनी की संयुक्त जो फौज थी उसमें हमला करके टीपू सुल्तान को अंग्रेजों की संधि कराई, और संधि के बाद तुरंत बाद दोनों बेटों को अंग्रेजों ने बंदी बनाकर उसके पास रख लिया। ठीक है, फिर आता है मैसूर, जो ये आपको ये वाला जो शेर है, देखिए टीपू सुल्तान का जो खिलौना शेर है, ये वाला जो है ये आपको इंग्लैंड के कहाँ मिलेगा, म्यूज़ियम में मिलेगा। टीपू सुल्तान का जो मुकुट है, तलवार है, वो सारे के सारे इंग्लैंड के किले में इंग्लैंड के बोलो, इंग्लैंड के म्यूज़ियम में मिलेगी। और देखो इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है कि इंग्लैंड कैसे जाएंगे, हम कैसे जाएंगे, यूट्यूब पर सर्च करो, पूरा का पूरा म्यूज़ियम का ओवरव्यू दे रखा। बहुत यूट्यूबर है जिन्होंने इंडिया के यूट्यूबर ने इंग्लैंड के ये सब चीज़ें, टीपू सुल्तान की तलवार, टीपू सुल्तान का जो वो कवच पहनते थे, वो सब चीज़ें, और इस शेर पे सबके बारे में बताया गया है। फिर आता है मैसूर के यानी मैसूर के साथ अंग्रेज़ों ने 4 बार जंग लड़ी, और इतने श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली और अपनी राजधानी को सुरक्षित करने के लिए टीपू सुल्तान को मार डाला, और इसे सब जब बताया गया है। फिर आता है मराठों की लड़ाई, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको देखते हैं पहला युद्ध जो है, पहला युद्ध 1783 में सलाइव संधि के बारे में बताया। दूसरा अंग्रेज और मराठा का युद्ध बताया गया। तीसरा 1770 से तीसरा अंग्रेज मराठा युद्ध बताया। फिर आता है कॉन्फ्रेंसिंग, ये छोड़ दो, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सचिव का दावा, यानी कि लॉर्ड एरेस्टिंग ने 1823 में गवर्नर जनरल के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति का शुरुआत किया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं विलय नीति। विलय नीति देखो, विलय का नीति का मतलब होता है कि जैसे कि आप और मैं एक साथ मिलकर एक तरह से कार्य करते हैं, विलय कर ले, आप और मैं कट्टर दुश्मन है तो, और वो एक साथ मिलकर जो नीति अपनाते हैं और एक साथ राज्य करते हैं, उसको कहते हैं विलय नीति, जो वही बात है। आगे देखते हैं, आगे इम्पोर्टेंट क्या है, काजी देखिए इसमें क्या इम्पोर्टेंट है। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, यानी कि वारेन हेस्टिंग वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूँ, ये आगे वारेन हेस्टिंग, ये आपसे पूछा जाता है। आगे देखते हैं 1772 में नए न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी, फौजदारी और दीवानी। ठीक है, यह आपसे कभी कभार पूछा जाता है। तो फौजदारी, इसमें सिर्फ और सिर्फ देखो फौजदारी और दीवानी अदालत के बारे में पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए।
फिर आता है धर्मशास्त्र, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं। आगे का क्या इम्पोर्टेंट है, दक्षिण भारत में दास व्यवस्था, दास के बारे में तो आपको पता ही है सबको, इसे छोड़ देते हैं। चलिए इसमें देखते हैं। फिर आता है ग्रामीण क्षेत्र में शासन चलाना, यानी ग्रामीण क्षेत्र में शासन चलाना। आगे देख, थर्ड चैप्टर देखते हैं। फिर आता है 12 अगस्त 1765 में मुगल बादशाह ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी यानी कि एक तरह तैनात कर दिया गया। ठीक है, यह आपको, और ये जो तक ये है ये भी इंग्लैंड के उसमें रखा गया है, आप देखोगे तो। यानी 1770 में पड़ने वाले अकाल में बंगाल में 1 करोड़ लोग की मौत हो गई और एक तरह से मर गए। इस अकाल में लगभग 3 यानी कि 1/3 आबादी समाप्त हो गई थी। जैसे हमारे देखो, एक कॉन्सेप्ट है पुराने टाइम में से ही आज चला हुआ है, हर 100 साल बाद पृथ्वी क्या करती है, जो उसकी एक तरह से आबादी को ख़त्म करने का काम करती है, और वही है हर 100 साल बाद चलता आ रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा कि 16वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में, और ये तो आपको क्या नाम, जब आप व्हाट्सअप की दुनिया में घूमते रहते हो आजकल, तो व्हाट्सअप की को स्टोरी में आपको मिला भी होगा ये वाला कॉन्सेप्ट। फिर आता कंपनी में 1760 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। तो इंपॉर्टेंट है, स्थायी बंदोबस्त पूछा जाता है। और स्थायी बंदोबस्त लाने वाला कौन था, लागू करने वाला कार्नवालिस जो है गवर्नर जनरल थे। ठीक है, ये आपसे पूछा जाता है, दोनों जो पूछे जाते हैं वो आपको बता दिया गया। बंगाल प्रेसिडेंसी में उत्तर पश्चिम प्रांत यानी कि इसके इलाके में ज़्यादातर हिस्सा जो उत्तर प्रदेश के जो थे। और उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या है, कोई आपसे पूछने लगे कि उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या है, कोई कमेंट सेक्शन में मुझे बताए कि उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या है। मुनरो व्यवस्था में इतना कोई एक चीज़ पूछी जाती है इसमें, मुनरो व्यवस्था में रैयतवाड़ी क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ रैयतवाड़ी पूछा जाता है, रैयतवाड़ी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। फिर रंगों की बात आ गई थी। भारत में नील की मांग क्या है, नील एक पौधा है, मुख्यतः उष्णकटिबंधीय इलाकों में 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ों उत्पादन के कपड़े की रंगाई के लिए नील के इस्तेमाल इंडिया से होता था, यानी इंडिया के जो लोग थे, और इसमें जो काम करते थे वो भी बेकार हो जाते थे, और जो जिस जगह में बोया जाता था वो भी बंजर हो जाती थी। आगे चलते हैं। 18वीं शताब्दी में आखिर दशक तक बंगाल में नील की खेती तेज़ी से फैल गई, और बंगाल के में पैदा होने वाला नील दुनिया में बाज़ारों में एक तरह से फैल गया। और 1788 में ब्रिटिश द्वारा आयात किए जा रहे नील भारतीय नील के हिस्से केवल 30% था, और 1800 कितने तक 1810 में ब्रिटिश आयात के नील का 95% तक हो गया था, यानी कि 95% तक हो गया था। चलिए आगे चलते हैं। गुलाम की बात हो गई, आपको पता है ऐसा व्यक्ति जो किसी दास व्यवस्था के, ये सब चीज़ें आपको पढ़ा चुकी हैं। बीघे क्या है, एक ज़मीन का एक माप। ब्रिटिश शासन से पहले बीघे आकार अलग अलग होते थे। अब बंगाल में अंग्रेजों ने एक क्षेत्र मैंने एक तरीके से बना दिया था, 1 बीघा, और आपसे 1 बीघा को पूछा जा सकता है। इसमें देखते हैं, एक पैमाना निजी खेत के इसमें दे रखा है, 1 बीघा नील खेती के लिए 2, इसलिए इसका मतलब है कि अगर किसी बागान मालिक के पास 1000 बीघे ज़मीन है तो वो 2000, ठीक है, इसमें दिया नहीं गया है, वैसे 1 बीघे का पूछा जाता है। और वो वाला क्वेश्चन भी याद कर लेना, 1 मिनट, 1 डब्बा बीज = 1 बीघा। ये नील खेती के बारे में बताया गया कि नील खेती में देखिए ऐसे ऐसे होता है नील खेती का उत्पादन, यहाँ से क्या नाम, ये जो है फिल्ट्रेशन हो रहा है नील खेती का, यानी कि एक तरह से बनने का तैयार हो रहा है। फिर आता है नील विद्रोह का मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती इनकार कर दिया था, जिससे विद्रोह का फैल गया। रैयतों ने एक तरह से बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया था, और ये तलवार भाले जो ये थे, क्योंकि ट्राइब्स के लोग थे भाई, ट्राइब्स के लोग थे जो काम करते थे, और उन्होंने भाला वाला सब निकाल के अपना काम कर लिया। फिर 1859 में नील रैयत के लोगों को एक तरह से बागान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्होंने स्थानीय जमींदार और मुखिया को समर्थन मिल गया था। ठीक है, और उस तरह से चलते चलते, और आज हमारे इंडिया में नील की खेती कहाँ होती है, कोई बता सकता है?
चलिए, तो ये थे यानी कि आज हम 3 चैप्टर पढ़ेंगे, क्योंकि हिस्ट्री जो होता है थोड़ा सा ऐसा टॉपिक है कि आपको याद करने में थोड़ा मुश्किल होता है। ज्योग्राफी और पॉलिटिकल आसानी से याद हो जाते हैं, तो इसलिए इस तरह से छोटे छोटे चैप्टर पढ़ेंगे। देखिए 3 चैप्टर कवर हो गए, आपके बच्चे कितने? 7 बचे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। और 7 चैप्टर हम कल देखेंगे, जिससे आपका अभी हमारे पास कितने दिन है? आज हमारे पास 14 तारीख हो गई है, कल 15 अगस्त है। अब 15 अगस्त सबकी छुट्टी है और आपको तो अच्छी तरह से तैयारी हो जाएगी। चलिए ठीक है बच्चों, और इसके बाद आप क्या होंगे? टैग वर्ड, जिससे आपको पेपर सॉल्व करने में आसानी हो। अब आप एक ही अपना गोल रखें, अपना सीटेट पास करने का, ठीक है। अब ये टेंशन मत लें कि सरकार ने बीएड वालों को कह दिया, ये कह दिया, वो कह दिया। अपने पहले पेपर दो, ये सब चीज़ें बदलती रहती हैं। जो सरकार आएगी या फिर जो जिसका जोर चलेगा वो अपनी सत्ता में सब कुछ बदल देगा, ठीक है। क्योंकि एजुकेशन किस फील्ड में है? चलो आज आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। एजुकेशन जो है किस उसमें है? समवर्ती सूची में, राज्य सूची में, किस सूची में आती है? और उसको चेंज करना आसान है या नहीं आसान है? जब उस कॉन्सेप्ट को आप समझ जाओगे तो आपको एजुकेशन का पूरे कहानी पता चल जाएगी कि एजुकेशन को कैसे और कब अपने हिसाब से चेंज करा जा सकता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।